स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण। वर्तनी शुद्धिकरण के 2 सेट हम लोग कर चुके हैं, आज हम तीसरा सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को पता है वर्तनी शुद्धिकरण हम लोग करने वाले हैं अपनी इस बुक से, शब्दावली की बुक। अगर आप सभी लोग ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो आप ये बुक मंगवा सकते हैं। तो कहाँ से आप ये मंगवा सकते हैं? तो देखो दिया हुआ नंबर है आपको यहाँ पर, इस नंबर पर आप कॉल करिए और आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं निधि एकेडमी, यहाँ से आप ये बुक मंगा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जल्दी से पहले अपने सेट की। तो आज हमको करना है तीसरा सेट। इस बुक में जो आपको तीसरा सेट दिया हुआ है तो आप अपने स्तर पर भी इसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं आप लोगों को वर्तनी शुद्धिकरण का जब सेट कराती हूँ तो मैंने आपको अपनी किताब में केवल और केवल शुद्ध शब्द दिया है। आप सभी लोग इस बात को जानते हो। तो यहाँ पे हम अशुद्ध शब्द नहीं पढ़ते हैं। जैसा कि बाहर और किताबें आपकी आती हैं उनमें आपको अशुद्ध शब्द भी दिया होता है, तो मैंने उनको हटा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं हमें जो याद करना है वो केवल और केवल शुद्ध याद रखना है। तो हम केवल और केवल शुद्ध याद रखते हैं और हम इसी को ही पढ़ते हैं और इसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुद्ध शब्द हमारे सामने दिया है, इन्हीं का हम अभ्यास करेंगे। अब हम इनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी लिखें हम उतनी बार इनको लिखेंगे। ठीक है, ये शब्द किससे बना है, अगर यह किसी उपसर्ग से या प्रत्यय से मिलकर बना है, या इसे हम कैसे टुकड़ों में याद कर सकते हैं, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। पहला शब्द है कौशल्या। ठीक है, कौशल्य शब्द जो आपका दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर जो हमारा ये स दिया है ये हमारा दंत स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी शब्दों में इसको ऐसे लिखा जाता है, और बात आती है संस्कृत शब्द की तो इसमें हमारा तालु श होता है। तो हमारी वर्तनी में जो शुद्ध रूप है वो कौशल्या का यही शुद्ध रूप है, कौशल्या। ठीक है, इस तरह से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कौशल्या। ठीक, नाम है व्यक्ति का। आगे शब्द है हमारा कृतकृत्य। कृतकृत्य शब्द जो है इसका मतलब होता है किया हुआ कार्य। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको 2 टुकड़ों में याद रखो, कृत और कृत्य। कृत का मतलब हो गया किया हुआ, कृत्य का मतलब होगा कार्य। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, कृत कृत्य, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो कृत कृत्य तो हमें ये याद रहेगा। आगे शब्द है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, ठीक है, इसमें हमेशा याद रखिए आप 3 टुकड़े बना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे शब्द है हमारा केंद्र। ठीक है, केंद्र, फिर इसमें ई बड़ी ई की मात्रा और करण। ठीक है, तो केंद्रीकरण, जब हम किसी चीज को एक केंद्र में इकट्ठा करते हैं तो उसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं। अब इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो केंद्र, आपको बिंदी लगानी है ऐसे आ जाता है, तो केंद्र यानी ये जो आपका न है बिंदी में बदल गया। तो कहीं पे आपको अगर केंद्रीकरण ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपका यह शब्द सही होगा। ठीक है, तो केंद्र आपका यानी जो ये न है, आधा न है, तो ये आधा न ही आपका बिंदी में बदल गया है, तो केंद्रीकरण इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। चलिए, अब इसके बाद आता है आगे आपका शब्द है दुर्वस्था। अब जैसे दुर्वस्था शब्द है तो इसे हम वैसे बनाएंगे तो दुर्वस्था का मतलब बुरी अवस्था होता है। तो यह शब्द किससे बना है, इसमें उपसर्ग लगा है दुर। ठीक है, र के नीचे हल लगेगा और दुर प्लस अवस्था, तो शब्द है हमारा अवस्था। अवस्था शब्द में हमने जोड़ा है दुर, यानी दुर माने बुरा, अवस्था माने स्थिति, तो जिसकी बुरी अवस्था स्थिति हो जाए तो उसे हम दुर्वस्था बोलते हैं। अब ये जो आ है इस र को पूरा कर देता है, तो जब ये र इस र को पूरा करता है तो हमारा जो ये शब्द बन के आता है यहाँ पर, तो हमारा ये शब्द बन जाता है ऐसे दुर, यानी र आ गया और उसके बाद बचा हुआ है टुकड़ा। ठीक है, वस्था, तो आपको हमेशा याद रखना है इस तरह से ये हमारा शब्द दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता। वर्तनी आपको जो परीक्षा में मिलेगा वो दुरावस्था मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब आता है हमारा शब्द है उद्घोष। उद्घोष का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। ठीक है, तो ये जो उद्घोष शब्द बना है, अब देखो ध्यान दो, आपको 2 टुकड़ों में याद रखना पड़ेगा।
उद्घोष। वैसे यह शब्द जो है इसमें व्यंजन संधि हमारी हुई है और ये किससे बना है, ये बना है उत प्लस घोष से। ठीक है, ये व्यंजन संधि है इसके अंदर, उत प्लस घोष से। ये त इस चतुर्थ वर्ण से मिलने पर ये त किस में बदल जाता है, अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, द में। तो यह शब्द क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है उद्घोष। ठीक है, व्यंजन संधि का पहला नियम इसमें लागू होता है, शब्द बनता है। तो हमें याद रहेगा जब कभी आए उद्घोष तो हम आराम से लिखेंगे। फिर शब्द आता है हमारा उपर्युक्त। उपर्युक्त शब्द को याद रखना है, उप और युक्त और ये र ऊपर य के, तो उपर्युक्त। तो यह जो शब्द है ये हमारा किससे बना है, इसमें आ जाती है हमारी विसर्ग संधि। हम ये कह सकते हैं उपह प्लस युक्त से बना है यह शब्द उपर्युक्त। ये जो हमारा विसर्ग है, ये विसर्ग हमारा यानी य से मेल करने पर किस में परिवर्तित होता है, र में परिवर्तित हो जाता है। तो यह शब्द हमारा क्या हो जाता है, उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त। ऊपर यहाँ यानी ये जो हमारा उप दिया है ये ऊपर के लिए आ गया, युक्त माने स्थित, तो जो ऊपर स्थित है उपर्युक्त। ठीक है, आगे शब्द है हमारा मिष्टान। मिष्टान शब्द दिया है, तो देखो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मिष्टान सही होगा या मिष्ठान होगा। आखिर आपको मिठाई के डिब्बों पे ना बहुत मिलता है मिष्ठान लिखा होता है, ठ ठटेरा वाला ना, वो गलत होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, वो गलत होता है। आपको कैसे याद रखना है, आज मैं याद रखने का तरीका बता देती हूँ, 2 टुकड़ों में याद रखिएगा। ये जो मिष्टान शब्द है इसमें हमारी संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, किससे बना है, ये शब्द बना है हमारा मिष्ट, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न। मिष्ट का मतलब होता है मीठा। ठीक है, मिष्ट का मतलब होता है मीठा, अन्न मतलब अन्न। तो इस ट का अ और ये अ, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। तो हमारी दीर्घ संधि इसमें लग गई और यह शब्द हमारा बन जाता है मिष्टान। अब याद रखिएगा जब आप वहाँ पे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे परीक्षा के लिए इस शब्द को पढ़ते हैं, तो जब आप देखते हैं इस शब्द को वर्तनी में जब भी लिखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हम मिष्टान पढ़ रहे हैं। क्लास में आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे मिष्टान मिष्टान। ठीक है, जब परीक्षा में आ जाएंगे 4 जगह लिखा होगा, एक जगह मिष्टान लिखा होगा, एक जगह मिष्ठान लिखा होगा, तो आपको ना हलवाई वाली दुकान याद आती होगी और कहेंगे कि उसमें तो मिष्ठान लिखा होता, ठ ठटेरा होता, वही सही कर आते, गलत हो जाता है वाकई। अब आपको हमेशा याद रखना है जब भी मिष्टान शब्द को याद रखने की बात आए तो याद रखना कि ये किससे बना है, मिष्ट से बना है। मिष्ट, इसमें ट लगा है मतलब कि ट वाला ही सही है। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अब आता है शब्द अत्यधिक। अत्यधिक शब्द आपका बना है, यह भी 2 शब्दों से बना है, इसमें यण संधि है, अति प्लस अधिक। ठीक है, अब अति प्लस अधिक शब्द बनाए। ध्यान रखिएगा जब आप संधि को सीख लेते हैं, संधि से बनने वाले शब्दों को रहते हैं, उनकी वर्तनी लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आपको पता चल गया है ये आ जाएगा अत्यधिक। ठीक है, क्योंकि आपने संधि की है, वर्तनी आपको समझ में आ चुकी है, तो आपके दिमाग में बैठ चुकी है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। शब्द आ गया वैमनस्य। वैमनस्य जैसे शब्द दिया है, देखो वैमन, वैमन जो शब्द है, वैमन का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, और शय का मतलब होता है शत्रु का भाव। ठीक है, तो जैसे ही वैमनस्य आ जाता है तो शब्द हमारा इसका अर्थ हो जाता है शत्रुता का भाव, यानी शत्रु का भाव या शत्रुता वाला भाव। तो वैमनस्य, तो अब इसको ऐसे ही याद रखना है, वैमन और शय। तो इस तरह से आप लिखेंगे वैमन, वैमन और शय, यानी शत्रुता का भाव। ठीक है, शब्द दिया हुआ है तदुपरांत। देखो शब्द बना है आपका तदुपरांत, यह शब्द भी आपका संधि से बना हुआ शब्द है। कैसे इसमें बना है, तत् शब्द है इसमें, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत। ठीक है, अब यहाँ पे आधा ना लगाओ या फिर आप इसमें बिंदी लगाओ। ठीक है, दोनों आ जाते हैं। हिंदी में आपका देखो ये संस्कृत में सही होता था और यह हिंदी में सही होता है। ठीक है, वैसे ये लेखन में दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो संस्कृत हिंदी जो है वो संस्कृत की बेटी है, या कहें कि संस्कृत हिंदी की नानी माँ या माँ है। ठीक है, वही जननी है, तो हम ये लगाते हैं, तो दोनों ही सही हैं, पर आधुनिकता में ये सही रहता है ज़्यादा आपका।
अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो ये आपका शब्द है त, इस त का मेल ऊ से होता है, यानी किसी स्वर से होता है, तो ये त अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, द में। अब ये द में बदल गया और जो ये ऊ है इस द को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यह शब्द जो है आपका क्या हो गया, तदु हो गया, तदु बन गया। और ये आपका शब्द हो गया परांत। अब ये लगाओ या ये लगाओ, दोनों में से कोई सा वही शब्द आ जाएगा, तदुपरांत। और याद रखना कि हिंदी में एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब अगर कोई शब्द दिया है उसमें बिंदी लगी हुई तो बिंदी वाला ज़्यादा सही होगा, अगर विकल्प में बिंदी वाला ना मिले तब आप इसको रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना हमेशा। अब आता है शब्द आपका समुज्ज्वल। वो यह शब्द भी आपका इसी तरह से बना हुआ है, समुज्ज्वल। ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा तत् प्लस उपरांत शब्द से। ठीक है, इससे बन गए। अब आ गया यहाँ पे समुज्ज्वल। समुज्ज्वल शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखो ये शब्द भी हमारा किससे बना है, सम प्लस उत प्लस ज्वल। आपको पता है ना, उज्ज्वल शब्द तो बनता ही है, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, इसे बना देंगे। उत प्लस त का मेल ज से हो रहा है तो त बदलता है ज में, तो शब्द हमारा बन जाता है उज्ज्वल। अब देखो यहाँ पे आपको पता है संधि तो आपको यहाँ पे मैंने बताई दी थी, इसमें हमारी व्यंजन संधि होती है उज्ज्वल में। अब ये जो म है, इस म को ये ऊ करता है पूरा, ये अब उपसर्ग आ गया। तो जब ये उपसर्ग लगता है तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। ठीक है, अब जब ये समूह हो गया तो बचा हुआ टुकड़ा, दोनों आधे ज यहाँ पर आ गए और वल, तो शब्द बन गया हमारा समुज्ज्वल। अब जब शब्द को आपको बनाना आता है, तोड़ना आता है, तो शब्द की वर्तनी भी आप आराम से शुद्ध लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे शब्द दिया हुआ है आपका बुझक्कड़। अब बुझक्कड़ शब्द में हम देखेंगे तो बूझना शब्द में हमारा अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बूझ में, तो बुझक्कड़ शब्द हम लिखेंगे तो हमें आराम से लिखना आ जाएगा। हम इसको दो टुकड़ों में भी याद रख सकते हैं, ऐसे बुझ और फिर कक्कड़ ऐसे करके, तो बुझ आधा का, पूरा का और ड। ठीक है, तो बुझक्कड़ ऐसे शब्द आ जाएगा। हमें अगर प्रत्यय लगाना आता है तो हम आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बुझ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है और शब्द हमारा बनता है बुझक्कड़। आगे शब्द आता है हमारा निर्नुनासिक। अब जो निर्नुनासिक शब्द है, देखो ये किससे बना है, अब ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ वर्तनी नहीं करा रही मैं, यहाँ पर जब आपको व्याख्या करके बता रही हूँ ना, तो इसमें ये भी आपके सामने आ रहा है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा है, किस शब्द में संधि लगी है, केवल किस शब्द में उपसर्ग भी लगा है, कैसे बन रहा है, तो ये भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं। यही चीज आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये शब्द बना है आपका निर प्लस अनु प्लस नासिक से। कैसे बना है, ठीक है, ये शब्द बना है, देखो यहाँ पे आपका निर्नुनासिक शब्द बना है। अब ये जो अनु है ये इसमें जुड़ गया नासिक शब्द में, उपसर्ग है ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो ये शब्द बन गया आपका अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक शब्द बन गया। अब इस अनु में निर जुड़ गया, तो ये जो अ है इस न को क्या करता है, पूरा करता है, तो ये क्या बन जाएगा, निर, यहाँ तक आ गया, और फिर नु ना शिक, ऐसे शब्द बन गया। अब ध्यान रखना, अनुनासिक का ये क्या बन गया, विलोम। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या बन गए, विलोम। अनुनासिक का विलोम है निर्नुनासिक। ठीक है, और नासिक जो है ये इसका पर्यायवाची है, किसका, अनुनासिक का, ये इसका पर्यायवाची हो गया, एक तरह से शब्द बन गया। बात समझ में आ गई। तो नासिक मतलब जो पंचमाक्षर होते हैं, अनुनासिक पंचमाक्षर को ही कहते हैं कि, और अनुनासिक का मतलब होता है जिनके प्रयोग में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। और निर्नुनासिक वो होते हैं जिनके उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये अब मान लो आपकी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आता है अगर इसमें कि दोनों में से कौन सा मतलब हमारे निर्नासिक हैं, अनुनासिक कौन से हैं, तो अनुनासिक आपके 5 वर्ण हैं, वो कौन से हैं, पंचमाक्षर। देखो क वर्ग का पंचमाक्षर ये, ठीक है, च वर्ग का पंचमाक्षर ये, और ट वर्ग का पंचमाक्षर ये, त वर्ग का पंचमाक्षर ये, और प वर्ग का पंचमाक्षर ये। ठीक है, तो ये 5 जो हैं आपके, ये क्या हैं, ये अनुनासिक हैं। ठीक है, इन्हें अनुनासिक कहते हैं।
और निर्नासिक में कौन आ जाएंगे? तो जो क से लेकर और म तक के जो आपके 25 थे ना, तो उन 25 में से इन पांचों को निकाल दो यानी बाद में। तो यहाँ पे आपको क्या बचेंगे कि हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो हम ये इसमें जैसे मान लो क, ख, ग और घ आ गया ना, तो इसी तरह हर वर्ग का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये किस में आ जाएगा? निर्नुनासिक में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर आगे आता है हमारा गत्यर्थ। गत्यर्थ शब्द जो है यह भी हमारा संधि से बना हुआ है। कैसे? गति प्लस अर्थ से बना है। ठीक है, किससे बना है? गति प्लस अर्थ से। तो इसका जो ई है वो अ से मेल करता है, तो शब्द हमारा क्या बनता है? गत्यर्थ। ठीक है, शब्द बन जाता है हमारा गत्यर्थ। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, हमें संधि पता है। तो अब आता है इसके बाद में शब्द है हमारा अंतश्चेतना। अंतश्चेतना, देखो आपको याद रखना है अंतश्चेतना। अब ध्यान देना, ये जो आपका यहाँ पर स है ये विसर्ग है, यह भी विसर्ग संधि है। कैसे है? इसमें हम याद रखेंगे कि अंतः प्लस चेतना, ये हमारा शब्द है। ठीक है, अब आपको पता है विसर्ग मेल करता है तालु वर्ण से, और तालु वर्ण से मिलने पर विसर्ग बदल जाता है तालु श में। ये हो गया अंतस चेतना। और याद रखिएगा सारी वर्तनी आपको कहाँ से मिलती है? संधि से, प्रत्यय से। संधि और प्रत्यय ये दोनों टॉपिक सबसे ज्यादा ऊपर हैं आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में। अभी तक आपको संधि के कितने सारे शब्द मिले हैं? ठीक है, वही शब्द पूछे जाते हैं। आपके दिमाग में चल रहा है, आपको पता है कि अंतश्चेतना जो बना शब्द इससे है, बस कुछ नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अंतः के बाद जो विसर्ग है वो किस में बदलेगा? इस च के कारण वो तालु श में बदलेगा, और वही शब्द हमारा अंतश्चेतना कहलाएगा। अब इसके अलावा कोई दूसरा शब्द दिया होगा, आप काट देंगे उसको आराम से। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब शब्द दिया है आपका मनोरथ। मनोरथ शब्द भी आपका क्या है? संधि है मनः प्लस रथ। ठीक है, मनः मन, और रथ का मतलब यहाँ पे इच्छा से है, तो मनोरथ मतलब मन की इच्छा। शब्द बन गया आपका मनोरथ। तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं संधि के तरह से, विसर्ग बदल गया है ओ में। ठीक है, इस तरह से तो ये संधि में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्तनी हमारी कहती है मेघनाद। मेघनाद दो टुकड़ों में याद करेंगे हम इनको। मेघनाद नाम है, यानी जिसकी आवाज किसके जैसी थी? मेघों की गर्जना के जैसी, उसका नाम रख दिया मेघनाद। ठीक है, रावण का बेटा, उसने अपने बेटे का नाम रखा था, जब वो बचपन में पैदा हुआ था और रोया था तो ऐसा गड़गड़ाहट के साथ रोया था कि मेघों के समान जैसी आवाज हुई, तो रावण ने तभी रखा कि इसकी आवाज जो है वो गड़गड़ाहट जैसी है, बहुत तगड़ी आवाज है, तो उसका नाम रख दिया मेघनाद। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे शब्द, आप लिख सकते हो दो टुकड़ों में। अब शब्द है सांकृत्यायन। अब जब शब्द ये है सांकृत्यायन, इसको याद रखना है। हम बोलने में क्या कर देते हैं? सांस्कृत्यायन कर देते हैं, तो गलत होता है। आपको हमेशा याद रखना है, इसको याद रखना है सांक्र, सांक्र और त्या, त्या। ठीक है, और यन, तीन टुकड़ों में याद रखना है इसको। तो आप याद रखेंगे सांक्रे, ठीक है, सांक्रे, त्या, यन, ऐसे ही आप फिर लिखेंगे। ऐसे करना, आपने सांक्रे इस तरह से याद रखा दिमाग में, फिर त्या, सांक्री, त्या, और फिर यन, तो आपकी जो वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध होगी। अब ये क्योंकि टाइटल है किसी का, इसमें कोई संधि वंधि प्रत्यय तो है नहीं, तो हम जब कोई बड़ा शब्द ऐसे हमारे सामने आए तो हम उसको ऐसे तीन टुकड़ों में, चार टुकड़ों में, दो टुकड़ों में ऐसे याद रखेंगे कि इसमें क्या है, ताकि हमें वो दिमाग में रहे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जब भी आप लिखेंगे सांक्रे तया यन, सांक्रे तया यन, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब ऐसे ही शब्द हमारा दिया है जाज्वल्यमान, तो आप इसको रख लें यहाँ पे जाज्वल, जाज्व, या यहाँ पर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं जाज आधा, जाज वल्य मान, तीन टुकड़ों में इसको याद रखेंगे। तो आप अपने दिमाग में याद रखिए कि हम जब जाज लिखेंगे तो आधा हो गया जाज। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं वल्य, वल्य में आधा ल या रहेगा वल्य, इस तरह से जाज वल्य। ठीक है, जाज वल्य और मान, इस तरह से।
तो जब भी आपको लिखना है, ध्यान रखिए मैं एक बार दोहरा रही हूँ, आपको याद करना है, 2-3 बार इसको लिख के जब याद कर लेना, ठीक है। तो जाज्वल्यमान। फिर शब्द आ गया हमारा वेशभूषा। तो 2 टुकड़ों में याद रखेंगे इसको। वेश सबसे पहले हमारे सामने आएगा कौन सा स, तो तालु श आएगा, और फिर भूषा, तो भूषा मूर्धाशा, ठीक है। तो पहले वेशभूषा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है, अगला शब्द देखेंगे। अब शब्द दिया है अक्षुण्य। अक्षुण्य जब आए, अक्षु और ण्य, इस तरह से आप लिख लेंगे इसको, अक्षु छ, ठीक है, अक्षु आधा ण्य, आधा ण और आधा और ये पूरा, ठीक है, तो दोनों ऐसे साथ में आ जाएगा। अक्षुण्य, अक्षुण्य का मतलब होता है जो मतलब बहुत छोटा हो, ठीक है। आगे शब्द आ जाएगा अध्यात्म। अब शब्द आता है आध्यात्मिक और अध्यात्म। ध्यान देना, यह शब्द बना है आपका संधि से। किससे बना है? इसमें विसर्ग उपसर्ग है हमारा अधि, ठीक है, और फिर है इसमें आत्म। तो शब्द इसमें संधि हो गई है, संधि विधि लागू हो गई है, इसमें यण संधि आ गई है। तो ई जो है वो किस में बदल गया है? य में। तो आपको पता है आधा द रह गया हमारा, ये य में बदल गया, आत्म शब्द हो गया अध्यात्म। तो आपको याद रखना है, तो यह शब्द हो जाएगा अध्यात्म। आध्यात्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना, आ नहीं होगा बड़ा, क्योंकि ये अध्यात्म है। तो फिर आप कहेंगे मैम आध्यात्मिक में तो बड़ा आ होता है, तो वो इक प्रत्यय लगने के कारण बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर शब्द दिया है यहाँ पर पारिवारिक। तो पारिवारिक शब्द में हमारा क्या है? शब्द है परिवार, और इसमें प्रत्यय जुड़ गया है इक, और आपको ये पता ही है, तो जिन्होंने प्रत्यय किया है मुझसे तो उनको ये बात पता ही है कि इक प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं तो ये इक प्रत्यय इसके अंतिम वर्ण में जुड़ता है, साथ ही साथ इस शब्द के प्रथम स्वर को दीर्घ कर देता है। तो इस शब्द का प्रथम स्वर अ है, लघु है, और वो उसे क्या कर देगा? दीर्घ बना देगा, आ कर देगा। और फिर उसके बाद शब्द है परिवार, र में हमने ई जोड़ दिया यहाँ पर, और ये क आ गया, तो शब्द बन गया पारिवारिक। जब आपको इस तरह से पता होगा तो परिवार लिखना आता ही है, और उसमें इक जोड़ने की विधि आती है, तो पारिवारिक शब्द आप सही पहचान पाएंगे, ठीक है। फिर शब्द आता है अहेतुकी। अहेतुकी शब्द जो हमारा बनता है, यानी हेतु जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कारण, और अहेतुकी का मतलब हो गया अकारण ही। तो अहेतु, अब आप इसको ऐसे याद रखो, अहेतुकी ऐसे याद रखना। तो आप इसको करेंगे अ और हे पे 2 मात्राएं रहेंगी, तू और की, इस तरह से अहेतुकी, ये शब्द को याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे आता है हमारा अगला वर्ण हमारा आता है ऊपरी लिखित। तो शब्द हम यहाँ पे देखेंगे, ऊपरी ये एक शब्द हो गया और लिखित ये दूसरा हो गया, ताकि हम इसको सही से याद कर सकें। तो ऊपरी, तो हमने ऐसे रख दिया ऊपरी, यहाँ पे लिख दिया ऊपरी, और फिर लिखित, तो हम आ गया लिखित, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ऊपरी लिखित, फिर बड़ा शब्द भी हम लिखने में सक्षम हो गए। अब आता है यहाँ पे परिपार्श्विक शब्द दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखो आपको इसे कैसे याद रखना है। ये शब्द है हमारा परि, ठीक है, और ये पार्श्व शब्द से बना है, लेकिन उसमें इक प्रत्यय जुड़ता है, तो प का यानी अ का आ हो जाता है। तो अब क्योंकि आप इसको जैसे बनाने का तरीका है वो मैं बता देती हूँ, ये किससे बनता है। तो यह शब्द बन रहा है आपका परि, उपसर्ग लग रहा है इसमें, यह शब्द है पार्श्व, ठीक है, पार्श्व, इसमें जुड़ रहा है इक, ठीक है, इसमें जुड़ रहा है इक। तो कैसे हो रहा है? पहले इसमें इक जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये पार्श्व ना, पार्श्व शब्द आ जा रहा है, ठीक है। तो ये शब्द जब इसमें इक जुड़ रहा है, तो क्योंकि पहले से तो ये आ है ही, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा ये श। अब ये जो हमारा व है इसके ऊपर र रहेगा, लेकिन ये जो ई है इस व के ऊपर ही आ रहा है। इससे पहले हमारा जो स है ये हमारा क्या है? आधा है, तो ई की मात्रा इसके ऊपर से जाएगी और र यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये क आ गया, और इसके बाद ये परि आ गया। तो ये हमारा शब्द ऐसे बन जाता है परिपार्श्विक, इस तरह से आता है। तो देखने को आपको लगता है ये बड़ा, लेकिन अगर आपको इसका मतलब पता है कि ये इस तरह से जुड़ के बनाए, तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे, आपके दिमाग में वो चल जाएगा। तो परिपार्श्विक, तो आप या तो इसको ऐसे याद रखो, या फिर आप इसको 3 टुकड़ों में याद रखो। ऐसे आप इसे ऐसे कर सकते हो, परिपार्श्वी,
ऐसे करके परि पार्श्वी इसके ऊपर लगेगा और वक, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख लोगे, ये वाला। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है अधिशासी। अधिशासी, अधि और शासी दोनों शब्द आता है। इसको आप चाहो तो 3 टुकड़े बना सकते हो। अधि, यहाँ पे आप कह सकते हो ये हो गया अधि, ये शा और सी। ठीक है, इस तरह से तो आप लिखेंगे अधि तो उपसर्ग हो गया हमारा, तालुशा दंत सा। ठीक है, ऐसे अधि शा सी। आगे शब्द आता है जिजीविषा, तो आप इसको ऐसे जी जी, आप कहेंगे पहले छोटी ई फिर बड़ी ई और फिर विषा। जिजीविषा का मतलब क्या हो जाता है, जीने की इच्छा। ठीक है, तो आप इसको लिखने के लिए अपने दिमाग में 3 टुकड़े तोड़ लो, जी जी, यानी छोटी जीजी और बड़ी जीजी, ऐसे याद कर सकते हो, यानी छोटी ई वाली और बड़ी ई वाली। तो जिजीविषा मतलब जी पहले छोटी फिर बड़ी और फिर विषा, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो जब वर्तनी आप ऐसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के याद करते हैं तो आपको वर्तनी लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्तनी शुद्धिकरण का हमारा तीसरा सेट। इसी तरह से हम बाकी और सेट भी करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।